सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से, और आज इसमें हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हाशियाकरण से निपटना। आपको याद है पिछली वर्कशीट्स में हमने समझा था हाशियाकरण की समझ, यानी हाशियाकरण कहते किसे हैं, उन समूहों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आज हम ये समझेंगे कि आखिर इस हाशियाकरण की समस्या से निपटा कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। तो देखा आपने कि लोग अब जैसे जैसे लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोग जागरूक हो चुके हैं। जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं जैसे आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और दूसरे हाशियाई समूह, वो भी अब जागरूक हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी सभी लोगों के बराबर के अधिकार मिलें। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव भी डाला है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशिया तबकों के संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं। देखा आपने कि किस तरह से ये हाशियाई तबके जो हैं अब शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होकर अपने अधिकारों का दो तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं। पहला तो ये कि वो सरकार को अपने साथ जो अन्याय हुआ है उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं, साथ में दबाव भी डालते हैं कि इन कानूनों को, जो कानून बनाए गए हैं उनकी रक्षा के लिए, उन्हें जल्दी से जल्दी लागू भी किया जा सके। फिर देखिए, संविधान के दो अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से ये जो हाशियाई समूह के लोग हैं इनके लिए। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। यानी आर्टिकल 15 हमें यही समझाता है कि किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी सभी लोग समान हैं। दूसरा संविधान का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, यानी छुआछूत अब भारत में मान्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। और ये बहुत कभी किसी ज़माने में शायद ऐसा होता था कि किसी को छू दिया तो जाके नहाइए या हम अपवित्र हो गए या कुछ हो गए, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अब भारतीय कानून ने इसको बिल्कुल ही बैन कर दिया है। तो ये हमारा संविधान अनुच्छेद 17 हमें ये बताता है। हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास या शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो देखा आपने, सरकार इनको मुख्य समाज में लाने के लिए और मुख्य समाज से जोड़ने के लिए कई सारी योजनाएं लागू करती है। कई जगह इनको मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास यानी हॉस्टल उपलब्ध करवाए जाते हैं और शिक्षा संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी इन्हें उपलब्ध करवाई जाती हैं। असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं।
कॉलेजों खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की गई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। यानी समय समय पर सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा इन हाशियाई तबकों को, इन हाशियाई समूहों को मुख्य समाज से जोड़ने का प्रयास करती रहती है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पहले हमें एक क्रियाकलाप करना है जो कि मज़ेदार है। देखिए, हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं, और वाकई ऐसा है भी। इस विषय पर हमें 10 लाइनें लिखनी हैं या हमें कोई चित्र बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चित्र भी बना सकते हैं या 10 लाइनें भी लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चित्र की व्यवस्था की है। देखिए कि आप इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं कि इसमें पोस्टर में लिखा भी है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इट बैन्स अनटचेबिलिटी, जो अभी अभी हमने आर्टिकल 17 भी समझा है। तो इसके ऊपर हम इस तरीके का एक चित्र भी बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप के, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चे दिखाए गए हैं, जो कि सब साथ में हाथ मिलाते हुए, हाथ को पकड़े हुए खड़े हुए हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि सभी धर्म, सभी जाति समान है। तो आप इस तरह से भी इसके ऊपर ऐसा एक चित्र बना सकते हैं या अपनी कल्पना से कोई और चित्र भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कर रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमें अनुच्छेद 15 बताता है। और संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आजकल जैसे मैंने अभी हमने पीछे समझा भी है कि हाशियाई तबके के लोग अपने अधिकारों को 2 तरह से उपयोग में लाते हैं। पहला, सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं, यानी अपनी बातों का ध्यान सरकार को दिलाते हैं अपने बातों की ओर। और दूसरा, सरकार पर इन कानूनों को लागू सरकार करे, उनको उस पर भी इस जोर वो डालते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है। जैसे देखिए, शिक्षा के लिए विशेष छूट मुहैया कराना या उपलब्ध कराना, और हमने पीछे समझा भी है कि फ्री में या रियायती दरों पर हॉस्टल भी उपलब्ध कराना हो सकता है। फिर आरक्षण की व्यवस्था भी इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण कानून अथवा नीति है, जिससे शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों को विशेष प्रकार की छूट मुहैया कराई जाती है। मुहैया का मतलब होता है उपलब्ध कराई जाती है। और फिर अब एक आखिरी प्रश्न, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, गरीबी खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। लोगों को शिक्षित और हुनरमंद बनाना जाना चाहिए, उन्हें स्किल देनी चाहिए, कोई ना कोई काम सिखाया जाना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से होना चाहिए, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके। अगर देश में गरीबी उन्मूलन अभियान को सार्थक बनाना है ना, तो जनता को सिर्फ साक्षर ही नहीं बनाना, बल्कि उन्हें शिक्षित करना होगा। शिक्षित में ये हम स्किल भी उनको दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।